हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं सीरीज का लास्ट वीडियो नेशनलिज्म इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने एक न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी थी हमारे देश में। हमारे कंट्री को काफ़ी लॉस देखना पड़ा था उस वॉर के कारण, और इंडिया को ज़बरदस्ती उस वॉर में इंक्लूड कर लिया गया था क्योंकि इंडिया एक ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था। महात्मा गांधी रिटर्न हुए थे साउथ अफ्रीका से जनवरी 1915 में। जैसा हम लोग जानते हैं कि वो एक लॉयर थे साउथ अफ्रीका में, और उन्होंने वहां पर भी वहां के लोगों के फ्रीडम के लिए सत्याग्रह जैसे ही मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज कराए थे। महात्मा गांधी 1917 में चंपारण गए थे प्लांटेशन पेजेंट्स को एक सत्याग्रह मूवमेंट में ऑर्गेनाइज कराने के लिए। ये ध्यान रखिएगा कि कुछ बुक्स में, जो कि पुरानी बुक्स में, ये 1916 दिया गया था ईयर, लेकिन जो नई एनसीईआरटी बुक्स है उनमें, जो एक दो साल से नई एनसीईआरटी बुक्स आ रही हैं, उनमें इस ईयर को अपडेट करके 1917 कर दिया गया था। तो आप एग्जाम में पूछे जाने पर 1917 ही मार्क करिएगा। 1917 में ही खेड़ा गए थे महात्मा गांधी पेजेंट्स को एक मूवमेंट में ऑर्गेनाइज कराने के लिए। 1918 में वो अहमदाबाद गए थे कॉटन मिल वर्कर्स के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, और हुआ क्या था कि रॉलेट एक्ट को इम्पोज कर दिया गया था हमारे देश में। रॉलेट एक्ट ब्लैक लॉ भी कहा जाता है इसे, क्योंकि इसमें क्या था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 2 साल तक डिटेन किया जा सकता था बिना किसी ट्रायल के। इस लॉ को जो लेजिस्लेचर में पास किया गया था, भले इंडियन लेजिस्लेटर्स ने इसका काफ़ी विरोध किया था, लेकिन इसे जैसे तैसे पास कर दिया गया था उस लेजिस्लेचर के थ्रू। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग में एक मैसेकर हुआ था जिसे जनरल डायर ने करवाया था। यहाँ पर लोग बैसाखी मनाने और कुछ विरोध जताने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन जनरल डायर ने इन निहत्थे लोगों पर ओपन फायर करवा दिया गया था, जिसके कारण वहाँ कई लोगों को शहीद होना पड़ा था हमारे कंट्री के लिए। इस जो इवेंट हुआ था इसे काफ़ी कंडेम किया गया था दुनिया में, लेकिन जो ये जनरल डायर था इसने मना कर दिया था माफ़ी मांगने से, क्योंकि ये कहता था कि जो इंडियंस थे उनके मन में ये डर बैठाना चाहता था, और इसीलिए इसे ब्रिटेन की कोर्ट में भी छूट दे दी गई थी, मतलब इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया था। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट क्या था कि खलीफा, जो कि टर्की के हेड होते थे, और वो एक मुस्लिम वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड भी हुआ करते थे। तो वर्ल्ड वॉर 1 में जैसा हम लोग जानते हैं कि टर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हार गए थे, और उसके बाद खलीफा के इन टेम्पोरल पावर्स को ख़त्म कर दिया गया था एलाइज के द्वारा। लोग चाहते थे कि खलीफा को फिर से उनकी पोजीशन पर मेंटेन किया जाए, क्योंकि वो मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक मेजर लीडर थे। तो इसीलिए ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया था इंडिया में। मोहम्मद अली और शौकत अली इसके 2 मेजर लीडर्स थे हमारे देश में। और जैसा हम लोग जानते हैं, बॉम्बे में मार्च 1919 में इस कमेटी को सेटअप किया गया था, खिलाफत कमेटी को इंडिया में। सितंबर 1920 में कैलकाटा सेशन में लीडर्स को कन्विंस किया था महात्मा गांधी ने एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए। इस खिलाफत मूवमेंट के साथ महात्मा गांधी को लगा था कि ये खिलाफत मूवमेंट एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नाम की एक बुक लिखी थी। दिसंबर 1920 में नागपुर में जो सेशन हुआ था उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट कर लिया गया था। आप ये याद रखें कि सितंबर में कैलकाटा में सेशन हुआ था और दिसंबर में नागपुर में सेशन हुआ था। ये मैप क्वेश्चन भी आता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। आप कोशिश करें कि इसे अभी ही याद कर लें। सितंबर कोलकाता और दिसंबर नागपुर। जस्टिस पार्टी ये मद्रास प्रोविंस में बनाई गई थी। इसे पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स कहा जाता था, क्योंकि इस पार्टी में जो कास्ट्स के लोग हुआ करते थे वो लोग मानते थे कि बाकी पार्टीज, जो कि ब्राह्मण्स की पार्टीज हैं, वो इन्हें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं देती हैं। इसीलिए ये जस्टिस पार्टी खुद को पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स कहती थी, और इसने कॉन्टेस्ट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान इलेक्शंस को। खादी का फेलियर का जो रीजंस था, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में खादी को एक इम्पॉर्टेंट सिंबल माना गया था उस मूवमेंट का, लेकिन खादी का एक हम लोग कह सकते हैं फेलियर हो गया था उस मूवमेंट के दौरान। इसका जो मेजर रीज़न था वो था कि खादी काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी। आज भी हम लोग देख सकते हैं कि क्योंकि खादी हैंडस्पन होती है, इसीलिए इसे प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, और उस मेहनत के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पे करना होता है, जिसके कारण खादी उस समय के लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं थी। इसके साथ ही नो अल्टरनेट इंडियन इंस्टीट्यूशंस, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद क्या हुआ था कि
हमारे लीडर्स ने प्रॉमिस किया था कि वो ऐसे इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे जो कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के बदले खड़े होंगे और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस जो काम करते थे वो काम ये इंडियन इंस्टीट्यूशंस करेंगे। लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद देखा गया कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा खड़े नहीं हो पाए थे और इसीलिए लोग फिर से ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करने लगे थे और वॉयलेंट हो गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कई जगहों पर। जैसा हम लोग जानते हैं चौरी चौरा में एक इवेंट हुआ था जहां पर पुलिस स्टेशन को बर्न कर दिया गया था और वहां पर उसके बाद महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब विड्रॉ कर लेना चाहिए क्योंकि अब काफ़ी वॉयलेंट होता जा रहा है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जनवरी 1921 में। आप ये याद रखें कि इसका स्टार्टिंग डेट क्या था। इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या हुए थे कि डिस्कार्ड किया था यहाँ के लोगों ने फॉरेन गुड्स को और जो शॉप्स बेचते थे फॉरेन गुड्स या फिर लिकर शॉप जो थे जो कि शराब बेचते थे उन्हें भी पिकेट किया जाता था, जिसके कारण इन शॉप्स को काफ़ी लॉस हुआ था। इंडिया में जो इंपोर्ट होता था फॉरेन गुड्स का वो आधे से भी कम हो गया था इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। अवध में बाबा रामचंद्र के द्वारा इस मूवमेंट को लीड किया गया था। ये लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था। ये लोग डिमांड कर रहे थे कि लैंडलॉर्ड्स को बॉयकॉट किया जाए, लैंड रेवेन्यू जो था वो कम किया जाए और बेगार जो कि एक ऐसा सिस्टम था, स्लेवरी जैसा ही सिस्टम था जिसमें फोर्स्ड लेबर कराया जाता था, उसे भी अबॉलिश कर दिया जाए। ये इन्होंने नाई धोबी बंद भी कराया था और यहाँ पर एक औध किसान सभा करके एक हम कह सकते हैं कमिटी इस्टेब्लिश की गई थी जिसके लीडर थे जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र जैसे ही लोग। और ये मूवमेंट लेकिन वायलेंट हो गया था। लोगों ने क्या किया था कि लैंडलॉर्ड्स के घरों पर, उनके जो स्टोरेज हाउसेस थे उन पर हमला कर लिया था और वहाँ पर जो ग्रेन के होर्ड्स थे उन पर कब्जा कर लिया था और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे थे। ये वायलेंट जो प्रोसेस था वो कांग्रेस को पसंद नहीं आया था क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि ये मूवमेंट एक नॉन वायलेंट मूवमेंट हो। तो इन लोगों के जो मेथड्स थे वो कांग्रेस को अच्छे नहीं लगे थे और इसीलिए कांग्रेस ने इन्हें पूरी तरह से सपोर्ट नहीं किया था उस समय। प्लांटेशंस में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में इंट्रोड्यूस किया गया था। प्लांटेशन में क्या होता था कि वर्कर्स को फोर्स्ड लेबर कराया जाता था और काफ़ी कम पैसा उन्हें दिया जाता था। यही नहीं, इसके साथ उन्हें वापस अपने घरों के साथ कांटेक्ट रखने की भी इजाज़त नहीं होती थी और वो अपने कॉलोनीज़ के बाहर नहीं जा सकते थे, अपने प्लांटेशंस के बाहर नहीं जा सकते थे। उन्हें इस इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के अंडर एक परमिशन चाहिए होती थी अपने प्लांटेशन के ओनर से कि वो अपने वापस जा सकें गाँव, लेकिन ये परमिशन कभी नहीं दी जाती थी लोगों को, सिर्फ पेपर पे था कि उन्हें परमिशन लेनी होगी। लोग चाहते थे कि ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट खत्म कर दिया जाए इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान और इसीलिए इन प्लांटेशन से कई लोग भागकर एक गांधी जी के अंडर यूनाइट करने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन वो लोग नहीं जा पाए क्योंकि उस समय रेलवेज में भी स्ट्राइक हो रही थी और उस समय ट्रेन्स नहीं चल रही थी, तो इन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें काफ़ी पीटा गया था, इन पर काफ़ी अत्याचार हुआ था। चौरी चौरा 1922, जैसा मैंने आपको बताया कि गोरखपुर में ये था और इसके बाद ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लाया गया था। स्वराज पार्टी इस्टेब्लिश किए थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। ये स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंडर ही हम लोग कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि चाहती थी कि जो लेजिस्लेचर में ये लोग अंदर से जाकर उस लेजिस्लेचर में ऐसे नियम लाएं जिससे इंडिया के इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ी हवा चली, मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को थोड़ी हेल्प कर सके ये लोग लेजिस्लेचर के अंदर से। साइमन कमीशन, टोरी गवर्नमेंट जो कि ब्रिटेन में थी उस समय, उन्होंने सर जॉन साइमन के अंडर इस्टेब्लिश किया था। ये 1928 में लाया गया था, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि इसमें जितने भी मेंबर्स थे वो सभी ब्रिटिश थे। इसमें किसी भी इंडियन को जगह नहीं दी गई थी और ये असल में इंडिया में चल रहे ब्रिटिश एक्ट्स को रिव्यू करने के लिए बनाया गया था। तो जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो इसे गो बैक साइमन के नारों के साथ वेलकम किया गया था और लोगों ने इसका एक यूनाइटेड विरोध किया था। जैसा हम लोग जानते हैं लाला लाजपत राय इस मूवमेंट के लीडर थे और उन्होंने अपनी शहादत भी दी थी। उन्हें काफ़ी मारा गया था पुलिस के द्वारा, ब्रूटैलिटी के साथ उस मूवमेंट को सप्रेस किया गया था, लेकिन ये गो बैक साइमन का नारा एक फेमस नारा बनकर उभरा था उस समय के रिवोल्यूशनरीज को इंस्पायर करने के लिए। अक्टूबर 1929 में डोमिनियन स्टेटस का ऑफर दिया था लॉर्ड अर्विन ने और उन्हें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट किया था सभी लीडर्स को।
दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाने के लिए कहा गया था। पूर्ण स्वराज और डोमिनियन स्टेटस के बीच में क्या डिफरेंस है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। डोमिनियन स्टेटस होता है कि किसी कॉलोनी को एक इंडिपेंडेंस तो दे दी जाएगी, लेकिन उस कॉलोनी के जो हेड ऑफ स्टेट होंगे वो ब्रिटेन की क्वीन होगी और जो भी फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस होंगे वो ब्रिटिश क्राउन ही लेती इन कॉलोनीज के लिए। ऐसा डोमिनियन स्टेटस हमने देखा था कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को दिया गया था, लेकिन इंडियन लीडर्स चाहते थे कि उन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिया जाए। जैसा हम लोग देखें कि लाहौर सेशन में एक पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था, मतलब पूरी तरह से ब्रिटिश कंट्रोल से बाहर हो जाता, हमें अपने हेड ऑफ स्टेट इलेक्ट करने का मौका मिलता और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट होती ब्रिटेन के फॉरेन पॉलिसी के मुकाबले। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 31 जनवरी 1930 को लेटर लिखा था महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को 11 डिमांड्स के। 11 डिमांड्स आप कहीं जाकर पढ़ सकते हैं, ये फ्रीली अवेलेबल होता है नेट पर। इसमें कई सारे स्पेसिफिक ग्रुप्स के डिमांड थे और कई सारे जनरल डिमांड्स थे लोगों के। सॉल्ट मार्च साबरमती से दिल्ली, ये 6 अप्रैल को खत्म हुआ था और 6 अप्रैल को सॉल्ट लॉ ब्रेक करके इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने। इसमें कोऑपरेशन ही रिफ्यूज नहीं बल्कि लॉज तोड़ने के लिए भी उन्होंने कॉल किया था। जैसा हम लोग जानते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मेजर मोटिव था कि लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करना है। अगर वो लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने आप ही सरेंडर कर देगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है तो वो लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या कॉल किए कि वो लोग चाहते थे, हमारे जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि हम न सिर्फ नॉन कोऑपरेशन अपनाएं बल्कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं हम उन्हें भी तोड़ें। तो ये जो कॉल था इसके ही कारण सॉल्ट लॉ, जो कि एक काफ़ी ऑप्रेसिव लॉ था, उसे तोड़ा गया था। अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, इन्होंने पेशावर में अरेस्ट किया गया था और वहाँ पर क्राउड्स ने काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशंस किए थे। 5 मार्च 1931 को इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया था। गांधी ने इरविन के साथ एक पैक्ट किया था जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हो रहा था वहाँ जाने को अग्रीमेंट किया था, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का नतीजा कुछ नहीं निकला था और जब गांधी जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर से ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है और यहाँ के पॉपुलर लीडर्स को अरेस्ट कर लिया है। तो गांधी जी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च किया था, लेकिन इस बार इसे उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, जिसके कारण 1934 में इसे फाइनली वापस ले लिया गया था। यहाँ पर हम लोग देखें कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो पेजेंट्स थे, रिच पेजेंट्स स्पेशली, उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। वो लोग चाहते थे कि उनके जो टैक्स रेवेन्यू थे वो कम कर दिए जाएं, लेकिन जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो इस बात को नज़र नहीं दिया था गांधी जी ने। उन्होंने इस पैक्ट में इंक्लूड नहीं किया था टैक्स रेवेन्यू कम करना और इसी कारण से ये जो जाट्स, पाटीदार जैसे रिच पेजेंट थे, ये लोग सेकेंड टाइम जब मूवमेंट आया था तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। जो स्मॉल पेजेंट्स थे उन्होंने वो लोग असल में इतने ज़्यादा ऑपरेस्ड डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होते थे, बल्कि उनका जो मेजर हम कह सकते हैं ऑपोजिशन था, जो कि विलेन मानते थे जिन्हें वो थे लैंडलॉर्ड्स। वो लोग चाहते थे कि लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ नो रेंट कैंपेन में कांग्रेस उनका सपोर्ट करे, लेकिन कांग्रेस को डर था कि अगर वो इस छोटे पेजेंट्स को सपोर्ट करने लगेगी तो जो बड़े पेजेंट जैसे जाट्स, पाटीदार्स लोग थे वो लोग गुस्सा हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं दिया, जिसके कारण ऐसे छोटे पेजेंट्स रिफ्यूज़ कर दिए थे इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। सेम चीज़ हुआ था बिजनेस क्लास के साथ भी। बिजनेस क्लास चाहती थी कि एक ऐसा स्वराज इस्टेब्लिश हो जब ब्रिटिश के द्वारा जो भी रेस्ट्रिक्शंस डाले गए थे ट्रेड में वो ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस ने ऐसे ही मूवमेंट को वापस ले लिया बिना उनकी डिमांड्स को माने और कांग्रेस के अंदर सोशलिस्ट लीडर्स की उदय हो रही थी। हमने पढ़ा है पिछले साल के हिस्ट्री में कैसे सोशलिज्म चाहता है कि किसी एक इंडिविजुअल के पास पैसा कॉन्सेंट्रेटेड ना रहे। कंपनीज को डर था कि अगर ये सोशलिस्ट पॉलिसीज़ लागू कर दी जाएंगी हमारी कंट्री में तो फिर उनकी इंडिविजुअल कंपनीज को भी नेशनलाइज कर दिया जाएगा, स्टेट कंट्रोल के अंडर ले आया जाएगा। इसीलिए वो लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं किए थे सेकेंड टाइम जब बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल किया गया था। और हम देखते हैं कि इन्होंने फिक्की जैसे
ऑर्गेनाइजेशंस जिसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहा जाता है इस्टेब्लिश किया था अपने डिमांड्स को रखने के लिए। इनका टारगेट जैसा मैंने आपको बताया कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शन हटाना था ट्रेड के ऊपर से, लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद इन्हें उतना अच्छा नहीं लगा था और क्योंकि इनके डिमांड्स को ढंग से नहीं रखा गया था इसीलिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया था सेकेंड टाइम जब बुलाया गया था मूवमेंट को। तो वर्किंग क्लास जैसा हमने देखा ऊपर भी, जब कांग्रेस रिच पेजेंट्स को सपोर्ट कर रही थी तो पुअर पेजेंट्स कांग्रेस से दूर हो गए थे। वैसे ही जब कांग्रेस रिच बिजनेसमैन को सपोर्ट करने लगी तो ये पुअर वर्किंग क्लास कांग्रेस से दूर होता चला गया और इन्होंने इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिया। लेकिन इस मूवमेंट के दौरान जो भी मेथड्स अपनाए गए थे जैसे नॉन वायलेंस और स्ट्राइक्स, वैसे मेथड्स को ऐसे वर्किंग क्लास पॉपुलेशन अडॉप्ट करते थे अपने डिमांड्स को रखने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट्स के सामने। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें कि वुमेन ने काफ़ी लार्ज स्केल में पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में। वो बाहर आती थी सॉल्ट मार्च के दौरान गांधी जी को सुनने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें बहुत ज़्यादा बड़ा रोल नहीं दिया था। कांग्रेस उस समय तक इतनी फ्रीडम और लिबरल नहीं थी कि वो वुमेन को इम्पॉर्टेंट पोस्ट दे सके और इसीलिए वो लोग सोचती थी कि वुमेन हाँ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस मूवमेंट का, लेकिन उन्हें लीडरशिप रोल्स में नहीं रखना चाहती थी कांग्रेस उस समय तक। लिमिट्स क्या थे कि पहला तो अनटचेबल्स जैसा हम लोग जानते हैं कि काफ़ी सालों से हमारे देश में कास्ट सिस्टम के कारण एक ग्रुप बन गया था जिन्हें अनटचेबल्स या दलित्स, हरिजन्स कहा जाता था। गांधी जी ने इन लोगों को हरिजन कहा। हरिजन मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और इन्हें एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन देने की कोशिश की सोसाइटी में खुद उन लोगों का काम करके। B.R. अम्बेडकर ने इन्हें डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज किया था 1930 में। पूना पैक्ट साइन किया गया था सितंबर 1932 में। हुआ क्या कि B.R. अम्बेडकर ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी वहाँ पर इन डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा। गांधी जी को इससे काफ़ी गुस्सा हुआ, मतलब गांधी जी का मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को हार्म कर सकता था। उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि सिर्फ सीट्स रिजर्व कर दिए जाएं और रिजर्व सीट्स के नंबर बढ़ा दिए जाएं, लेकिन इलेक्टोरेट जॉइंट हो, मतलब वहाँ पर सभी लोग वोट कर सकें ताकि जो हमारा कॉमन मोटिव था इंडिया की इंडिपेंडेंस उसे कोई हार्म ना हो। उन्होंने फास्ट अनटू डेथ कर दिया था पूना में अपने जेल में ही, और बाद में B.R. अम्बेडकर मान गए और उन्होंने ये पूना पैक्ट साइन किया था सितंबर 1932 में। मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन भी इस मूवमेंट में काफ़ी ज़ोरदार नहीं रहा था। हुआ क्या था कि खिलाफत मूवमेंट के बाद मुस्लिम्स दूर होते चले गए थे हिंदूज से। हुआ क्या था कि दोनों जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी इनके बीच में डिविजन्स आने लगे थे। एक रिलीजियस कम्युनिटी मानती थी कि दूसरे ने उनका उतना सपोर्ट नहीं किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान, और इसके साथ ही हुआ क्या था कि दोनों रिलीजियस कम्युनिटीज़ ऐसे रैलीज़ करती थी, जुलूस जिसे हम कहते हैं निकालती थी, जो कि रिलीजियस फर्वर से भरा रहता था और दोनों ही साइड में रैडिकल रिलीजियस लीडर्स उभर कर आने लगे थे जो कि नहीं चाहते थे दोनों रिलीजन्स के बीच हारमनी रहे, और वो लोग अपने पर्सनल मोटिव के लिए दोनों रिलीजन्स के बीच एक डिवीजन क्रिएट करना चाहते थे। इसके साथ ही कांग्रेस ने विश्व हिंदू परिषद जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ सपोर्ट लेने लगे थे, जिसके कारण मुस्लिम्स को लगा कि अब कांग्रेस एक सेक्युलर ढंग से नहीं चल रही है और वो हिंदूज को ज़्यादा प्रेफर कर रही है। 1928 में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी। यहाँ पर एक डील होने ही वाली थी, लेकिन वहाँ पर मौजूद कुछ रेडिकल लीडर्स ने इसका विरोध किया और उसके बाद कोई भी कंसेंसस नहीं बन सका मुस्लिम्स को इंक्लूड करने के लिए इस मूवमेंट में। सर मोहम्मद इकबाल लीडर थे मुस्लिम लीग के 1930 में। ये उस ब्लू बॉक्स में बंद है जो कि सोर्स के रूप में दिया जाता है, वो आप याद रखें क्योंकि इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, हमारे देश में नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें की गई कि एक कलेक्टिव बिलोंगिंग बन सके इंडिया के लोगों के बीच। तो सबसे पहला था वंदे मातरम, जो कि आनंद मठ बुक में लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और भारत माता की पेंटिंग जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। इसमें भारत माता को काम, कंपोज्ड, डिवाइन और स्पिरिचुअल दिखाया गया है।
मतलब हमें जनरली देखने को मिलता है कि भारत माता के दो इमेजेस होती हैं, एक जिसमें वो शांत हैं और एक जिसमें कि वो रैडिकल हैं, मतलब उन पर वो एक शेर पर सवार हैं, उनके आसपास हाथी है। तो इन दोनों इमेजेस को हमारी बुक में इंक्लूड किया गया है। यहाँ जो अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता दिखाया था वो काम, कंपोज, डिवाइन और स्पिरिचुअल थी। फोक टेल्स को रविन्द्रनाथ टैगोर ने और नतेसा शास्त्री ने साउथ इंडिया में कलेक्ट किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर में नॉर्थ इंडिया में। द फोकलोर ऑफ साउथ इंडिया नाम की एक 4 वॉल्यूम की बुक रिलीज की थी नतेसा शास्त्री ने। इस बुक में सभी जो कि फोक टेल्स थी साउथ इंडिया की वो पब्लिश की गई थी। ये हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में भी देखा है कि कैसे रोमांटिक आर्टिस्ट्स ने इन्हीं फोक टेल्स को कलेक्ट किया था और फोक टेल्स के थ्रू ही लोगों में एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस बनाने की कोशिश की थी। फ्लैग्स इस मूवमेंट के दौरान, हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान जो फ्लैग्स आए थे उनमें पहला था स्वदेशी मूवमेंट वाला। इसमें ट्राई कलर था, रेड, ग्रीन और येलो। इसमें 8 लोटसेस और एक क्रिसेंट मून था। ये दोनों रिलीजन्स के बीच में हार्मनी को दिखाने के लिए, और 8 लोटसेस ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को दिखाने के लिए यूज किया गया था। स्वराज फ्लैग 1921 में गांधी जी ने बनाया था। ये रेड, ग्रीन और वाइट था और इसमें एक स्पिनिंग व्हील था बीच में। जहां हम लोग अशोक चक्र देखते हैं आज, वहां पर एक स्पिनिंग व्हील हुआ करता था इस फ्लैग में। पास्ट इमेजेस को भी यूज किया गया था हमारे बीच एक कलेक्टिव बिलोंगिंग बनाने के लिए। और क्विट इंडिया मूवमेंट ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम शुरू किया गया था, जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश को कंप्लीट विड्रॉल कर लेना चाहिए इंडिया से। इसको वर्धा मीटिंग में अडॉप्ट किया गया था जो कि जुलाई 1942 में था, और बॉम्बे में अगस्त 1942 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था। और इसी मीटिंग में गांधी जी ने फेमस डू और डाई वाली स्पीच दी थी। तो क्विट इंडिया मूवमेंट एक फाइनल मूवमेंट था ब्रिटिश को इंडिया से हटाने के लिए, क्योंकि गांधी जी और कांग्रेस को डर था कि जापान इंडिया पर हमला कर देगा अगर ब्रिटेन इस पर कब्जा किया रहे। तो वो लोग चाहते थे कि इंडिया को पूरी तरह से फ्रीडम दे दी जाए ताकि इंडिया एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर आगे बढ़े इस वर्ल्ड वॉर में, और इंडिया पर किसी बाहरी कंट्री का इसलिए अटैक ना हो क्योंकि इंडिया ब्रिटिश एम्पायर का एक पार्ट है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।